समझ गए होंगे मैं किसे बुलाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल ये हो सकता है कि भारत के कितने विदेश मंत्री हैं जो अशोक चक्रधर जी से ज्यादा देशों में गए हैं। हिंदी को लेकर खास बात ये है, और भारत में जिन लोगों ने हिंदी को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, मैं कह सकता हूं कि उनमें अमिताभ बच्चन साहब भी हैं और हमारी हिंदी के एक ब्रांड एम्बेसडर अशोक चक्रधर जी भी हैं। और जैसे कि हमारे विष्णु गोयल जी ने कहा था, ब्रजकला केंद्र के तो वो हैं ही, और बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। ये अलग बात है कि व्यंग एक जनरल पहचान व्यंग की है, लेकिन बहुत सारे गीत भी बहुत तरह की विधाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रगल्भ जी जो अशोक जी के पिताजी, वो बहुत गहरे से जुड़े थे ब्रजकला केंद्र से, और वो जिनको कहते हैं जो बुनियाद में जो होते हैं, जो लोग जो संवारते हैं, बनाते हैं। तो बहरहाल मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अशोक चक्रधर जी को। आप स्वागत करें। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय उदय प्रताप जी और मंच पर विराजमान सभी कवि वृंद, सामने वृंदावन से प्यार करने वालों, इधर वृंद है उधर वृंदावन है। समझिए कि हम तो घाट पे बैठे हैं, बह तो आप रहे। मैं हिंदी को लेके कहां कहां गया, उतने विदेश मंत्री भी नहीं गए होंगे। दरअसल मोदी जी से तक तुलना कौन कर सकता है, वो तो हर पल बाहर है। ब्रजकला केंद्र से और दिल्ली के ब्रजकला केंद्र से तो एक पारिवारिक नाता है। मेरे पिताजी इसके संस्थापक सदस्यों में थे, तो यहाँ बहुत सारे उनके मित्र बैठे हुए हैं, तो मेरे बहुत सारे पिता तुल्य यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको आदर पूर्वक सदैव याद करता हूँ। और जब मैं बाहर जाता हूँ ना अग्रवाल साहब, तो मैं हिंदी को ही लेके नहीं जाता, मैं भारत की सारी भाषाओं को लेके जाता हूँ। और ये बात मुझे ब्रजभाषा ने बताई कि हमारी सारी भाषाएं एक दूसरे से ऐसे गुथी हुई हैं कि ये कहना कि ये अलग है वो अलग है। हमारी सारी भाषाएं वहीं से, उसी यमुनोत्री से निकली हैं जो प्रेम की यमुनोत्री है, और सब हिल मिल के घुल मिल के रहना जानती हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उर्दू नहीं बोलता है, या कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं हिंदी ही बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी या उर्दू जैसी चीजें तो अभी पैदा हुई हैं। ये देश बहुत पुराना है, भाषाओं को घोल मेल के प्यार की यमुना की तरह बहा देता है। और कृष्ण नाम जिनका है, जिनका दुपट्टा हम गले में डाल के घूमते हैं, वो तो सिर्फ प्रेम है। ब्रजभाषा अकेली भाषा है जिसमें कोई बहुत ज्यादा वीर काव्य लिखे ही नहीं गए, प्रेम काव्य लिखे गए। दिल्ली पता नहीं कितनी बार उजड़ी लुटी, और फिर यमुना पहुंची दिल्ली से वृंदावन, मथुरा, फिर आगरा पहुंच गई। तो इस पूरे सफर में सल्तनतों का आना जाना हुआ है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। मथुरा नहीं छोड़ सकते राह में, कोई बाईपास नहीं है कि यमुना एक्सप्रेस में लोग तो भी यमुना तो आएगी आएगी उसमें। रसखाने से बने इब्राहिम, सैयद इब्राहिम का काम था आगरा से आना और सौदा ले जाना, और अटक गए मथुरा में। मिल गया कोई बंसरी बजाने वाला, तो प्रेम पहुंचा आगरा। एक टुकड़ा मुझसे कहा था मैं जरूर बता दूं, मैं बता देता हूं, क्योंकि उसका जन्म ब्रजकला केंद्र के मंच पर ही हुआ था। वो तब जब हेमा मालिनी जी से आपने उनके कर कमलों से मुझे ब्रज विभूति सम्मान दिलवाया था। यही हमारे विष्णु गोयल जी आदरणीय पूरा इंतजाम करके बैठे हुए थे। उन्होंने अपना भाषण दिया कि
मैं प्रधानमंत्री जी से कह के आई हूँ कि मथुरा तक मेट्रो रेल आ जाए। सबने ताली बजाई साहब, आप तो हमने भी ताली बजाई कि ऐसा कितना, हम तो मथुरा से प्रेम करने वाले वहाँ के पढ़े लिखे आदमी। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं वहाँ शिक्षा दीक्षा हुई है इसलिए कह रहा हूँ, पढ़े लिखे तो आज तक नहीं। तो जब इन्होंने कहा जी एक काम आपको और करना, अपना भाषण देके जा रही थी तो इन्होंने रोक लिया विष्णु जी ने कि जी एक ब्रज विभूति सम्मान देना। तो उन्होंने अपना ऐसा कुछ चेहरा बना के कहा कि किसे देना है। जब कैमरा सामने ना हो ना तो उनकी भंगिमा भिन्न होती है, निकट से जो न जानते हो जानते होंगे। तो मेरी तरफ बताया तो उन्होंने मैं भभूत लायक भी नहीं लगा, ये विभूति की क्या बात कर रही है। कहीं से आया था, आ रहा था, प्रेस किया हुआ नहीं था। अब लेकिन विष्णु जी का कोई आग्रह टाल नहीं सकता, उनको कितनी भी जल्दी हो ना वो ले आए, नहीं ये तो करना ही होगा साहब, सम्मान है। बहरहाल वो सम्मान हुआ और फोटो बड़ा अच्छा खींचा। फोटो के सामने हमेशा मुस्कुराती कैमरे के सामने। तो उसमें मेरी माँ भी थी और पत्नी भी थी, हमारे सारा पारिवारिक फोटो खिंच गया विष्णु जी। उस दौरान मैंने अगले दिन का जो कॉलम लिखता हूँ ना, चौरे चंपू एक कॉलम लिख रहा हूँ मैं 10 साल से, और ब्रज भाषा का इस हिंदी पत्रकारिता के जगत में प्रयोग करने वाला आपका ये बालक ही है जो ब्रज कला केंद्र का बालक है, जो हर बुधवार को लिखता है ब्रज भाषा में। अपने घर के लोग हैं, बजाओ बजाओ न बजाओ ये तो फर्क ना पड़ जाए, सब अपने घर की बात है। तो वो मैंने जैसा लिखा था उसको थोड़ा अगले दिन संशोधन कर दिया उसका। तो वो चाचा पूछता है चौरे चंपू जे मथुरा ताई मेट्रो रेल आए जाए तो हमें अनाउंसमेंट कैसे होगा करोगे, जब बता अनाउंसमेंट कैसे होगा। तो चंपू बोलता है सुन लो ऐसे होगा, राधे राधे जे मथुरा मेट्रो है जामे आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धोली पियाऊ को दरवाजा उल्टे हाथ मांग खुलेंगे। जिनको होली दरवाजे की बेड़ी या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो यहीं पे पट्ट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गई तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएवे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 5 से तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ोगे हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े को पहले जगह दइयो, ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है। ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लगे रहे, जो पकड़ो जाएगा जेल के जंगला की हवा खाएगा। राधे राधे। भाषा का अपना कोई भी भाषा हो। अब ये हमारे मनीष की गजल में भी तो बधाई शब्द आया, स्वीकार शब्द आया, तो वो ये शब्द अगर उर्दू उसको कहते हैं जिसमें अरबी फारसी ज्यादा हो तो ये तो नहीं है उस धारा के। तो हम आना जाना आवाजाही रोक ही नहीं सकते, कोई दावा ही नहीं कर सकते कि, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिन बातों के कारण घातें होती हैं, घातों के कारण प्रतिघातें होती हैं, और बिना बातें होती हैं, बिना बात होती को ए की मात्रा लगा दी तुक मिलाने के लिए। सही बात है। पाकिस्तान में जब मैंने अपनी कविताएं सुनाई तो एक मोहतरमा खातून आई, बोली अशोक साहब किस जबान में बात कर रहे थे। मैंने कहा हिंदी में। तो वो बोली वो तो मेरी समझ में आ रही थी। तो सवाल यही है कि हम एक दूसरे को समझते हैं और नासमझ यही है कि न समझने का ढोंग करते हैं। इसको छोड़ देना चाहिए, मोहब्बतें बनी रहे। हमारी भाषा दिल की भाषा है। और जिस कविता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि समय की सीमा भी है और कविता में क्यों सोचूं, जब आदेश मिला है तो अजीब ऐसा थोड़ी है कि मैं बुजुर्गों के लिए खाना ना छोड़ूं। कितना समय खा जाऊं मैं। तो अब ये जो लक्ष्मी जी हैं ये भी तो सुनाएंगे। अब जब घर का भी कहते हो फिर पूरा निचोड़ लो, ऐसा थोड़ी चलेगा।
मैं जिस कविता को देखिए, मैं भी दुस्साहसी आदमी हूँ और विनम्रता की पराकाष्ठाओं में जीता हूँ। ये कविता नहीं है, ये एक वृत्त चित्र है और भाषाओं की परिधियां इसलिए तोड़ देता है ये वृत्त चित्र क्योंकि मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर रहा हूँ, 3 दशक मैंने वहां बिताए हैं। तो मुझे अपनापन इतना ज्यादा लगता है और चीजों को एक पृथकतावादी नजर से देखने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा देश इतना अच्छा, इतना बढ़िया है। तो समझिए कि वृत्त चित्र है ताजमहल पर और ताजमहल का रूप सौंदर्य हम बचपन से निहारते रहे हैं। हाथरस से चले गए, साइकिल चला के मैं गया हूँ आगरा। कभी बनाया तो साइकिल चला के अलीगढ़ चले गए, हाथरस से फिर मथुरा आ गए, तो काफी पहिए घुमाए हैं। एक गाइड है जो दिखा रहा है, यमुना मथुरा से चली, ताज के किनारे आगरे पहुंची, वहां से ये वृत्त चित्र प्रारंभ होता है। आइए 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 देखिए, यमुना की सांवली लहरें वृंदावन निधिवन के कुंज लता गुंजों को पार कर बढ़ते बढ़ते आ रही हैं आगे। अजी एक के पीछे दूसरी भागे, रास रचाती हुई, बांसुरी गुंजाती हुई, गायों सी रमाती हुई, बनाते हुए रोशनी की धूप छांव। देखिए देखिए, अचानक आगरा में आकर ठिठक गए लहरों के पांव। पांव फिर से बढ़ते हैं संभल संभल, किसने खिलाई ये सफेद कमल, किसने बिखराया है धारा पर पारा इतना सारा। आइए 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 संगीत सोम, साथ में आप सब आ जाएं, प्रतिलोम अतिलोम। मैं आपका गाइड हूं नोम तोम। सुनिए क्या कहता है ताजमहल का रोम रोम। लहरो ओ लहरो, तुम भी तो अपने दामन में प्यार समेट कर लाई हो लहरो। संभालो अपने अंदर मेरा भी अक्स, मैं भी तो वही हूं, एक पीर पगा प्यार, तुम्हारी धार का कगार। सुनिए सुनिए, बांसुरी की गूंज में घुले हुए प्यार के स्वर सितार ने थामे और बजने लगे हैं दिल के दमामे। नाद सुन रहे हैं जो गूंज उठा है आकाश तक। यादगारे उल्फते शाहे जहां, रोज़े मुमताज फिरदौस आशियां, फन्ने तामीरात की तकमील ताज, दर्द व एहसासात की तश्कील ताज। तो सोम जी और बाकी खवातीन और हजरात, ताज की कहानी इतनी लंबी है, सुनाना शुरू करूं तो हो जाएगी रात, रात के बाद सुबह भी यही होगी, लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। 5 सदियों पुरानी ये कहानी, हुजूर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए ना। आज भी जिंदा है कहानी, आज भी जिंदा है। जमाना गौर से सुन रहा है पर जी नहीं बढ़ता है। जितनी बार देखो लगता है जैसे कुछ नया है। खुदा मालूम इसके मरमरी जिस्म में क्या क्या है, पर इतना कहूंगा कि चित्रकार की नजर है, शायर का दिल है, बहारों का नगमा है। ताज क्या है, कुदरत की हथेली में खिला हुआ एक फूल है। टैगोर कहते थे कि वक्त के रुखसात पर ठहरा हुआ आंसू है हुजूर, बरसों से हिंसा के लिए हिरासत है। हमारे आदरणीय योगी जी भी बोल गए कि ताजमहल हमारी विरासत है। हुस्नो जमाल का जलवा है, इतना खूबसूरत, इतना नाजुक, इतना मुकम्मल, इतना पाकीज़ा है हुजूर, कभी कभी डर लगता है छूने में कहीं मैला ना हो जाए। हमारा शायर न बनो, गाइड की औकात में रहो। आप कुछ भी कहो, शायरी तो इंसानी हाथों ने की है जनाबे आला। गोया बनाने वालों ने संगमरमर में एक हसीन ख्वाब ही लिख डाला। तो निर्माण का काम शुरू हुआ 1632 के सन में और सजावट को आखिरी चमक दी गई 1653 में। इस तरह कुल जमा 22 साल लगे और 24,000 लोगों के 48,000 हाथ इसे बनाते रहे। अमा गाइड, लेकिन वो तो काट डाले, तुझे इसकी फिक्र नहीं है? हुजूर, इतिहास के किसी पन्ने पर इसका जिक्र नहीं है। इतिहास के किसी पन्ने पर उसका जिक्र नहीं है।
किसी ने तिल का ताड़ बनाया होगा, झगड़े के झंडू का झाड़ बनाया होगा, अमर प्रेम के अमृत को नफरत के जहर से ओवरलैप किया होगा और सुनिए 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 उस जमाने के आईटी सेल से व्हाट्सएप किया होगा। यार गाइड सोम जी को छोड़िए, खुद कहानी की तरफ मुड़िए, खुद को कहानी की तरफ मुड़िए। जी। तो शुरू के 5 साल लग गए जमीन को यकसार करने में, टीलों को काटने में, गड्ढों को भरने में। फिर सिलसिला शुरू हुआ हाथ से, हाथ का, साथ से, साथियों का, सामान के आमद का, घोड़ों का, खच्चरों का, ऊंटों का, हाथियों का मुसलसल सिलसिला हुजूर। तराई के पेड़ों से संदल, आबनूस, देवदार, शीशम और साल लाया गया। चार को मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया गया। उदयपुर से काला पत्थर, बड़ौदा से बुंदकीदार, खुरदुरा, कांगड़ा से सुरमई, आंध्रा के कड़प्पा से चितकबरा, बगदाद से अतीक, तब कमाल से फिरोजा, दरियाए शोर से मूंगा, लंका से लाजोर, यमन से लाल यमनी, दरियाए नील से लहसीना और न जाने कहां से पतूनिया, दवाई, मूसा, मीना, अजूबा, नफूद, रखाम, गोरी, पंखनी, गोड़ा, याकूत, बिल्लोरी, खट्टू, नीलम, जमर्रुद, गार, हीरा, शंख, मरवारी, जदबार, पुखराज है, बादल है, गोड़ा है। अब जी बहुत ज्यादा है, बताया बहुत थोड़ा है। बहुत ज्यादा है, बताया बहुत थोड़ा है। इतने पत्थर की गिनती भी थक जाए, गिनाते गिनाते जमाना गुजर जाए, बताते बताते। और देखिए यहीं कहीं बताशे और बारीक रेत के टीले लगे होंगे, ईंटों की भट्टियां खुदी होंगी, मसाले के लिए गुड़ की भेलियां, उड़द की दाल और पटसन से मैदान हट गया होगा जनाब। अब तो यहाँ नजर के लिए नजारे हैं, नहर है, फव्वारे हैं, लेकिन सोचिए वो भी क्या मंजर रहा होगा जब सूरज के आने और जाने की परवाह किए बिना वास्तुशिल्पी, मेमारों, मूर्तिकारों, संग तराशों, फनकारों ने इसे बनाया होगा। इधर ढेर सारा धुआं निकलता होगा भट्टियों की चिमनियों से, उधर ताजगंज की मजदूर झोंपड़ियों के हजारों चूल्हों से थोड़ा सा धुआं उठता होगा। इधर ईंटें, उधर रोटियां पकती होंगी, इधर कीलें तो उधर जिंदगी ठुकती होंगी। तो साहब मैं भी भटक जाता हूँ, किस्सों में अटक जाता हूँ। ताज का कुल क्षेत्रफल 42 एकड़ है। सदर दरवाजे की चौड़ाई 10.5 फीट, ऊंचाई 80 फीट है। कमरे की छत के ऊपर भूल भुलैया है, 4 कमरे, 22 बुर्जियां, 4 छोटे गुंबद हैं और संगमरमर के चबूतरे के चारों कोनों पे जो 4 मीनारे हैं, हुजूर क्या खूबसूरत ऊंचाइयां हैं। 162 फीट 6 इंच। सजावट के लिए आयतों और सूरतों को खत्ते सुल्स में तरसवाया गया है। खत्ते सुल्स यानी लिखावट का एक तरीका, खिंचावट और बागपन ऐसा लिखावट में कि सौंदर्य में इजाफा हो। तराशे हुए गुलदस्ते और बेलबूटे दीवारों को सजा रहे हैं। मजार की ओर झुके हुए मुस्कुराते फूल, खिलती हुई कलियां और तरोताजा पत्ते महसूस यूं होता है जिसे लगातार कोर्निश बजा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना संगमरमर की जाली, यहाँ पहले सोने की थी जनाबे आली, 40,000 तोले की थी लेकिन हटा ली। मौजूदा जाली को ही देखिए, गैर मामूली फूल पत्ते और सुराहियां, गुलबूटे और प्यालियां जाली के आर पार हैं। जो पसीना बहा है इस कमाले फन के लिए, उसे देखने वाले उस पर निसार हैं। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है, पहलू में ही शाहजहां की। दोनों मिलकर अकेले में बातें करते होंगे, जाने कहां की। आपके एक शायर ने लिखा है, ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज महल, शाहजहां का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। बोलते हैं हुजूर, ये पत्थर, ये गुंबद, ये कलश, ये मीनारें, ये गुलबूटे सब मिलकर बोलते हैं। मगरिब की तरफ देख मुन्नी, मस्जिद है। मशरिक में इसके जवाब में मेहमान खाना है। शाहजहां यहीं पे अपने मेहमानों को लाता होगा और मेरी तरह आपके सामने खूबियां बताता होगा। खैर देखिए, ताज का ये गुंबद बज़ाहिर छोटा नजर आता है लेकिन काफी बुलंद है। बुलंदी है 30.5 फीट। चांद का कायदा 8.5 फीट। लट्टू का कतर 4.5 फीट। लट्टू की सुराही 5.5 फीट। सुराही पर का लट्टू 5.25 फीट। कलश का वजन 32 मन है और कलश के चांद पर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो बुलंदी देखी, गहराई में जाए तो हुजूर वहां पानी है, यमुना का पानी है, हाँ प्यार का पानी है। हाँ जनाब, ताज की बुनियाद में 40 कुएं हैं। कुओं में 3600 लट्ठे उतारे गए, ऐसे लट्ठे जो जितना पानी में रहें और ज्यादा मजबूत बने। दरअसल यही तो ताज के एहसास की भी बुनियाद है, जिसमें हमारे कान्हा के दिल की गीली हलचल है और प्यार की
बहुत प्यार से बनाया है ताज को मेमारों फनकारों ने। शिल्प कला का ऐसा नमूना कि जिस हिस्से को जितने गौर से देखते जाइए उसमें छिपी नजाकतें खुद ब खुद जलवा दिखाने लगेंगी। महीन डालियों के बीचों खम नाजुक फूलों की पंखुड़ियां आपसे बतियाने लगेंगी। और ये आड़े तिरछे अक्षर इनको इस तरह मिलाया है कि जोड़ दिखाई नहीं देता, आपके ऊपर भी नहीं दिखाई देता। और दांतों तले उंगली तो तब दबाएंगे जब 80 फीट ऊंची लिखावट को यहीं से देखकर सामने की लिखावट के बराबर पाएंगे। ताज के मेमारों ने भारतीय गणित विद्या और ज्यामिति पढ़ी थी, इसलिए उनमें नापजोश और पैमाइश की तमीज बड़ी थी। जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में। उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें कर्म का धर्म था। मोहम्मद शरीफ कलश साज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेमार थे कंधार के, उस्ताद इस्माइल खान रूमी गुम्बद साज थे दिल्ली के, उस्ताद चिरंजी लाल, छोटे लाल, मनोहर सिंह मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी। अतः मोहम्मद जाटमल, शंकर मोहम्मद जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर थे, उस्ताद मनोहर बढ़ई सितार खां खुशनवीस थे। खुशनवीस माने सुंदर लिखने वाले, और खुशनवीस क्या थे? खुश नसीब थे। जितनी आंखें देखती हैं हुस्न जमाल को, कितने दिल सराहते हैं कला के कमाल को। पाकीज़गी और रूहानियत का जैसे साकार रूप तराशा गया हो, फूल की पंखुड़ियों से गोया हीरे का महल तराशा गया हो। सदके इन फनकारों की उंगलियों के, सदके उनकी छेनियों के, सदके इंसान की उन कोशिशों के जो दूध में नहाए ख्वाब जैसा ताज बना सकती हैं, सदके उनकी मेहनत के जो संगमरमर का संगीत सुना सकती है। सुना संगीत